तो कहानी स्टार्ट होती है 28 जून 1914 को, एक खूबसूरत से दिन से, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ साराजेवो विजिट कर रहे होते हैं बोस्निया और हर्जेगोविना। वहाँ पे उनका मर्डर हो जाता है और ये मर्डर करने वाले शख्स का नाम होता है गैव्रिलो प्रिंसिप, जो ब्लैक हैंड ग्रुप के मेंबर होते हैं और इनका ताल्लुक सर्बिया से होता है। ऑब्वियसली गैव्रिलो प्रिंसिप का ताल्लुक सर्बिया से था, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के अकॉर्डिंग असैसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक टोटली बिलोंग करती थी सर्बिया से। अब ये वाक़या है 28 जून 1914 का। इस वाक़या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे वार डिक्लेयर करने का सोचा, लेकिन उस वार से पहले उन्होंने उनके सामने एक ट्रीटी रखी थी, यानी एक किस्म का उन्होंने एग्रीमेंट दिया था सर्बिया को, जो सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह 28 जुलाई 1914 को बाकायदा ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वार डिक्लेयर कर दी। अब ये तो था इमीडिएट काज ऑफ वार। ये वार एक छोटे से दो मुल्कों की थी, लेकिन ये वर्ल्ड वार कैसे बनी? इस वार में ब्रिटेन, उसकी कॉलोनीज, स्पेन, फ्रांस, रशिया, जापान और यूएस जैसे ममालिक शामिल थे। इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है, इसे वर्ल्ड वॉर वन भी कहा जाता है, इसे द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है और इसे द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसी वॉर थी जिसके बाद लगता था कि अगले 50-60 सालों तक कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होगी। तो आखिर ये वर्ल्ड वॉर बनी कैसे, किस तरह इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा? तो ये समझने के लिए हमें उस टाइम की सारी सिचुएशंस को समझना होगा। सिचुएशन ऑफ दैट टाइम, 19th सेंचुरी के एंड पे ग्रेट पावर्स के दरमियान पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली रेसेस चल रही थी। कंट्रीज डिफेंस ट्रीटीज को साइन कर रहे थे, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इन्वेंशंस को दिन ब दिन इंक्रीज किया जा रहा था। दूसरी तरफ अलायंस सिस्टम भी जारी था। अलायंस सिस्टम एक किस्म का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है एटलीस्ट दो कंट्रीज के दरमियान या इससे ज़्यादा। अलायंस सिस्टम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या मिलिट्री कंसर्न्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होते थे कि भाई अगर हमारे मुल्क में जंग स्टार्ट होगी तो आप हमारा साथ देंगे। फ्रांस को देखा जाए तो फ्रांस रिकैप्चर करना चाहता था एल्सेक लॉरेन नामी लैंड को, जो उसने 50 साल पहले जर्मनी के साथ एक ह्यूमिलेटिंग जंग में हार दी थी। दूसरी साइड पे जर्मनी वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स को अपने रूल में लाना चाहता था। ग्रेट ब्रिटेन अपनी नेवल फोर्सेस को डिवेलप और मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ था। काफ़ी सारी स्टेट्स जैसा कि बुल्गारिया, रोमानिया एंड अल्बानिया वक्तन फ़वक्तन इन्होंने आज़ादी हासिल कर ली थी, यानी ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो चुके थे। बुल्गारिया 1908 में, रोमानिया 1881 में, इसी तरह अल्बानिया 1912 में फ्रीडम हासिल कर चुके थे। इनकी आज़ादी के साथ ही दूसरी कंट्रीज़ में नेशनलिज्म की वेव स्टार्ट हुई, यानी नेशनलिज्म भी फैक्टर था वर्ल्ड वार वन का। वो वार को इस तरह ग्लोरीफाई कर रहे थे कि ये आखिरी वार है इंडिपेंडेंट होने के लिए। कुल मिलाकर पूरे यूरोप की जो सिचुएशन थी वो अनस्टेबल थी। हर कंट्री बिजी थी अलायंस बनाने में एक दूसरे की पीठ पीछे। अगर शॉर्टली बताया जाए तो सारी जो सिचुएशंस थी वो इशारा कर रही थी वॉर की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता जो वर्ल्ड की मेजर पावर्स थी वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक पावर थी अलाइड पावर और दूसरी पावर थी सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में रशिया, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस और जापान शामिल थे। यूएस ने वार को 1917 में ज्वाइन किया था, वो इससे पहले इस वार का हिस्सा नहीं था। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रो हंगरिया, जर्मनी एंड ओटोमन एम्पायर थे। ये थी उस टाइम की सिचुएशन कि किस तरह हर मुल्क सिर्फ अपना फ़ायदा चाहता था। हर मुल्क के अपने कंसर्न्स थे, अपनी उनकी इंटेंशंस थी। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ वॉर की। तो कॉजेज़ ऑफ वॉर में सबसे पहले आ जाता है मिलिट्रिज्म। आर्मी, मशीन गन्स और एडवांस टैंक, नेवल शिप, हर चीज़ एडवांस हो रही थी। किनकी सपोर्ट से? ब्रिटेन, यूएसए और जर्मनी के जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी सपोर्ट से ये दिन ब दिन एडवांस होती जा रही थी।
दूसरी जो मेजर कॉज है वो है अलायंस सिस्टम। 1882 का ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगरिया शामिल थे। इसी तरह 1904 का एंटी कॉर्डियल जो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान हुआ था। वार की एक और बड़ी वजह भी थी इंपीरियलिज्म। जो तमाम ग्रेट पावर्स थी वो अपनी कॉलोनीज़ को एक्सपैंड करना चाहती थी और इनका जो मेन फोकस था वो था अफ्रीका। ये सोर्स था चीप लेबर का, इसमें डायमंड माइंस थी, तो इस वजह से ये एक किस्म का हर कंट्री का इंटरेस्ट था, हर कंट्री अफ्रीका में इंटरेस्टेड थी। ये इंपीरियलिज्म भी एक बड़ी वजह थी वार की। उसके बाद नेशनलिज्म, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि काफ़ी सारी स्टेट्स की इंडिपेंडेंस के बाद नेशनलिज्म की वेव उठी थी, तो ये भी वार की एक बड़ी काज थी। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ डार्डनिल्स रशिया और ओटोमन एम्पायर के दरमियान थी। ये स्टेट एजियन सी और सी ऑफ मरमारा को कनेक्ट करती है, यानी ये एक किस्म का गेटवे है मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी तक। ट्रेड के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इमीडिएट काज मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि असैसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक। अब उनकी असैसिनेशन के बाद ऑस्ट्रो हंगरिया ने जर्मनी को बताया कि हम सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर करने जा रहे हैं, और जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगरिया को खुल के सपोर्ट किया। जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगरिया को क्यों सपोर्ट किया? भाई जर्मनी के अपने इंटरेस्ट थे इस वार के अंदर। ऑस्ट्रो हंगरिया ने जो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी यानी एक किस्म का एग्रीमेंट जो सर्बिया को दिया था, उन्होंने वो साइन करने से इनकार कर दिया। देन ऑफिशियली जो वार थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो वार तो ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। अब सवाल ये है कि ये वार एंड कैसे हुई। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक की असैसिनेशन होती है। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी बाकायदा वार डिक्लेयर कर देते हैं सर्बिया पे। 11 नवंबर 1918 में जो जर्मनी है वो एक एग्रीमेंट साइन करता है अलाइड पावर्स के साथ, यानी अलाइड पावर्स में यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होता है और ऑफिशियली जो वार है वो एंड हो जाती है। इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद जर्मनी पे हाई पेनल्टीज़ इम्पोज की जाती हैं। इस वार के बाद जर्मनी को भारी जुर्माना सज़ा के तौर पर दिया जाता है जो उसे पे करना होता है। अब बात यह है कि वार के ख़त्म होने के क्या फैक्टर्स थे। सबसे पहले एग्जॉस्शन। ऑब्वियसली उस टाइम के जो रिसोर्सेज थे वो सारे दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे थे और वार को कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। उसके बाद 1917 में जब यूएस ने एंट्री ली वार में, उससे पहले यूएस वार में नहीं शामिल था। वो वार में कैसे शामिल हुआ? जब जर्मनी ने उनके बहरी जहाज़ों को डुबो दिया, उसके बाद यूएस ने बाकायदा वार में हिस्सा लिया और ये जो वार थी फिर अलाइड पावर्स की फेवर में आ गई। एक और बड़ी वजह थी कोलैप्स ऑफ जर्मन आर्मी। जर्मन आर्मी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी इस वार के। 1918 में जर्मन आर्मी ने कोलैप्स कर दिया था। तो ये थे इसके सारी वजूहात। यानी वार 11 नवंबर 1918 में बाकायदा तौर पर एक आर्मिस्टिस एग्रीमेंट के बाद ख़त्म हो चुकी थी जिसमें अलाइड पावर्स की जीत होती है। अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। इस वार का जो ओनली रीज़न था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अपने कंट्रोल में करना। ऑब्वियसली इस वार का एक मेन जो वजह थी वो ये थी ग्रीड, रेस फॉर मिलिट्री एंड रेशियल सुप्रीमेसी। यानी जो तमाम कंट्रीज़ थी वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि काफ़ी सारी ख़वातीन इस जंग में उन्होंने वर्क फोर्स को ज्वाइन किया था, उन मर्दों की जगह पे जो जंग करने गए थे और कभी वापस नहीं आए। मैसिव कम्युनिकेशन इस वार के दौरान ही स्टार्ट हुआ था। इस वार के काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे जो तमाम नेशंस पे पड़े थे, सोल्जर्स पे पड़े थे और सिविलियंस पे पड़े थे। 16 मिलियन से ज़्यादा लोग इस जंग में मारे गए, जिनमें सोल्जर्स और सिविलियंस भी शामिल। 21 मिलियन से ज़्यादा लोग इस जंग में ज़ख्मी हुए, जिनकी इंजरीज लाइफ चेंजिंग थी। इसमें केमिकल वेपन्स का यूज़ किया गया। जो सिविलियंस थे उन्होंने वार को फेस किया, यानी सिविलियंस जो थे वो मारे गए, वो ज़ख्मी हुए और वो डिस्प्लेस हुए।
काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी ऑब्वियसली, इकोनॉमिकली डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जिसके लास्टिंग इम्पैक्ट्स थे वो ये थे कि नेशनल बाउंड्रीज़ को रीड्रा किया गया, काफ़ी ज़्यादा नेशंस रिक्रिएट हुई। तो ये सारे इसके कंसिक्वेंसेस थे।